ये बात है 10 मार्च 2018 की। एक ऐसा दिन जिसमें आपसे जुड़े हुए सभी लोगों की ज़िंदगी चेंज होगी। बस वो दिन ऐसा था, अगर मेरे बस में हो तो मैं उस दिन को अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दूँ। मार्च 2018, एक ऐसा दिन जिसमें आपसे जुड़े हुए सभी लोगों की ज़िंदगी चेंज होगी। क्या हुआ उस दिन? बस वो दिन ऐसा था कि अगर मैं ये सोचूं, अगर मेरे बस में हो तो मैं उस दिन को अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दूँ, क्योंकि उस दिन के बाद एक हंसता मुस्कुराता इंसान उस वक्त से लेके अब तक की एक डिप्रेसिव जर्नी उसकी गुजार रहा है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी लाइफ में रोज़ कितने हर्डल्स फेस करती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों पे फेस करने पड़ते हैं मुझे, मगर इस सब के बावजूद भी ज़िंदगी रुकती नहीं है। सही। और मैं ये सोचती हूँ कि मैं और मुझ जैसी हज़ारों औरतें जो कि किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी पॉइंट पर आकर बहुत कुछ फेस करती हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हम खुद ही हैं जो अपने आप को चला सकते हैं, वरना ये जो हम जिस माशरे में हम रहते हैं ये हमें जीने नहीं देगा। लोग तो आवाज़ें कसते हैं, लोग तो एक मोटे और दुबले बंदे को नहीं छोड़ते कि आप मोटी हैं, आप दुबली हैं, तो वो एक डिसेबिलिटी पर लोग होना ये चाहिए कि हम उसको देखें तो हम उसे इग्नोर कर दें, मगर हम उसको नज़र भर के मुड़ मुड़ के देखते हैं और सिर्फ हमारा एक होता है, तो ये चीज़ उस बंदे का कॉन्फिडेंस तोड़ देती है। और फिर वो बंदा ये सोचता है कि मैं घर से बाहर भी ना निकलूं, क्योंकि लोग मुझे देखकर हंसते हैं। लोग बोलते हैं कि यार ये तो इतनी यंग है, तो ये ऐसे क्यों फ़र्क आ रहा है चलने में, बैठने में, उठने में, बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। लोग आपस में बातें करते हैं, दिल छोटा होता है, मगर फिर हम ये सोचते हैं कि शायद अगर इनके उससे हम रहे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब कि लोग भूलने नहीं देना भूलने चाहते नहीं आपको। देना अगर आप चाहते। थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएं तो याद दिला देते कि आपके अंदर ये कमी है। जी। तो क्या हुआ उस दिन? ये बात है 10 मार्च 2018 की। मेरी कज़न, उसकी शादी होने वाली थी, तो जैसे सब कज़न्स जमा होते हैं, उससे मुझे फ़ोन किया कि तुम भी आ जाओ, हम लोग डांस करेंगे और मज़ा करेंगे एंड ऑल। तो उस वक्त मैं जिम कर रही थी, तो मैंने उसको बोला मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं नहीं आ सकती। क्या एज थी आपकी उस? दैट टाइम आई वाज 17। ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि मैं नहीं आ सकती, एंड शी वाज लाइक प्लीज़ आ जाओ, मज़ा आएगा एंड ऑल। फिर किसका दिल नहीं करता। सही। मैं चली गई। अच्छा, क्योंकि मैं थक गई थी और मैंने न्यू स्टार्ट किया था, तो बॉडी पेन्स एंड ऑल, सुस्ती, तो मैंने अपनी अम्मी से बोला कि मुझे नहीं जाना। अम्मी ने कहा बेटा जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो उसको मना कर दो, इस तरह बीच में नहीं रहो। तो जब मैं घर से मैं फिर चली गई, टाइम था कुछ 10 बज रहे होंगे रात के, तो मेरी अम्मी ने मुझे ये नहीं बोला था, कभी भी नहीं बोला था, बस उस दिन उन्होंने ऊपर से मुझे आवाज़ दी। हमारा घर 3rd फ्लोर पर था, तो अम्मी ने मुझे ऊपर से आवाज़ दी और बोला कि बेटा आयतुल कुर्सी पढ़ो, बेटा आयतुल कुर्सी पढ़ो। मैंने इग्नोर कर दिया इस बात को, और मैंने कभी हम सुनते ही नहीं थे। माँ तो फिर माँ है ना, कि एक फीलिंग्स तो होती है माँ के दिल में, एक वाइब आ जाती है। जी। तो हम लोग निकले, हम लोग मोस्टली किसी और रास्ते से जाते हैं, मगर बस कहते हैं ना कि जो लिखा हो उसे कोई नहीं टाल सकता, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। हम लोग अलासिफ हाईवे जो हमारे रोड लगता है मेन, हम वहाँ से जा रहे थे, ट्रैफिक जाम था और एक कंटेनर वहाँ पर था हमारे बिल्कुल पीछे। हम लोग बाइक पर थे, मैं अपने फादर के साथ थी, वो मुझे मेरी पप्पो के घर छोड़ने जा रहे थे, और उन्होंने बस हम रुके हुए हैं, और बस मैंने पीछे देखा और मेरे दिल में ख्याल आया, क्योंकि हम लोग मोस्टली बहुत एक्सीडेंट केसेस सुनते हैं, देख भी रहे होते हैं। जी, कि आए दिन ये आए दिन वो, और न्यूज़ से तो वाकई हमारे हवासों पे सवार करते हैं। जी। तो मैंने ये सोचा कि सिर्फ मेरे दिल में एक छोटा सा ख्याल कि यार अगर लोगों के साथ क्या होता होगा ना, मतलब लोग कैसे वो करते होंगे, और सिर्फ ये मेरा सोचना था, और एकदम हिट लगी है। रुकी हुई बाइक पे, चलती हुई रोड नहीं थी, ट्रैफिक रुका हुआ था, बस फ़र्क इतना था, हमें यूँ जाना था, वो यू टर्न, हमें यूँ जाना था, उसको यूँ जाना था, मगर बस हमारा मुल्क ये है कि यहाँ पे इंसानी जान की कोई कदर नहीं है। और बस एकदम हिट लगी है, मैं ब्लैंक आउट हो गई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मगर बस अल्लाह का करना ये है कि शायद इतनी सेंस थी कि मुझे पता चला कि मुझे बहुत बुरी हिट लगी है,
मेरे घुटने पे उसका बम्पर लग गया था कंटेनर का। और मैं ज़ाहिर ऑब्वियसली उसकी हिट इतनी है कि मैं कुछ भी नहीं, मैं नीचे गिर गई और मैंने अपने आप को रोल कर दिया, बिल्कुल समेट लिया अपने आप को। जब 5 से 10 मिनट के बाद होश संभाला कि जब हम ब्लैकआउट हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, जब मैंने होश संभाला, मैंने अबाया पहना हुआ था ब्लैक कलर का। तो मैंने जब होश संभाला तो बस ऐसा समझें कि दुनिया एक झटके में बदल गई थी। कुछ सेकंड्स के आप अंदर कुछ इंसान से कुछ इंसान बन चुके थे। तो मैंने क्योंकि जब हम किसी के साथ होते हैं तो हमें सबसे पहले क्या ख्याल होता है कि वो कहाँ है जिसके साथ हम थे। तो मैंने अपने फादर को देखा, तो मेरे फादर थोड़ा सा मुझसे 4 कदम दूर वो ज़मीन पे गिरे हुए थे। तो मैंने उनको देखा, सबसे पहले मैंने खुद को देखा कि ये सब तो ठीक है, कुछ भी नहीं तो मैं समझूंगी कुछ नहीं है। जब मैंने उनको आवाज़ें दी, वो बेहोश हो गए थे। मैंने उनको आवाज़ें दी, बाबा बाबा, मैं रोड पे रो रही हूँ बैठ के, बाबा बाबा करके। और इस वक्त तो कोई हेल्प करने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो एक मेन चलती हुई रोड थी, वहाँ कोई नहीं रुका। मगर किसी ने देखा नहीं कि आप गिरी हुई हैं? नहीं, क्योंकि इग्नोर कर ट्रैफिक तो रुक चुका था। अच्छा, ट्रैफिक। मगर शायद हेल्प थोड़ी देर तक मिली ही नहीं हमें। बस मैंने ये देखा कि मोबाइल के बहुत सारे फ्लैशेस हैं और बस मैं यूँ देख रही थी और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि मुझे समझ ही नहीं थी कि मैं कर क्या रही हूँ उस वक्त। जब मैंने अपने आप को थोड़ा काम डाउन किया और मैं जब खड़ी होने लगी ना एकदम, तो मैं खड़ी हो ही नहीं सकी और मैं उठते उठते गिर गई। जब मैं गिर गई तो मुझे 1 मिनट के लिए सदमा हो गया कि ये, क्योंकि आई एम बिट स्ट्रॉन्ग। तो मैंने इस चीज़ को बहुत ज़ब्त किया और मैंने जब अपना उठाया, दबाया, तो मेरा जो पैर था वो सिर्फ लटक रहा था, एक वेन से सिर्फ लटक रहा था। वो ख़त्म हो चुका था क्योंकि ट्रॉलर उस पर चढ़कर जा चुका था। इतनी ब्लीडिंग हो चुकी थी कि मेरा जो पूरा ये सब हिस्सा था, ये सब ऐसे हाथ रखो, चपक चपक ऐसे जैसे ब्लड। मैंने रोना और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब ये ख़त्म हो चुका है। मैंने अपने आप को कोई झूठी होप नहीं दी थी, मगर कौन इंसान अपने बारे में ये सोचता है कि मुझे इस चीज़ से गुजरना पड़ेगा। और 17 साल एक एज, कोई एज नहीं होती, बचपन से बिल्कुल। अभी आप ऐसे जैसे आपने स्कूल ख़त्म किया और आप अब एक लाइफ में इंटर हो रहे हो, जो आपकी लाइफ है, वहीं पे फुल स्टॉप लग गया। फिर लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल करी, थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आई। मुझे ऐसा लगा कि बस अब ख़त्म, लेकिन मुझे एक होप थी कि मैं मरना नहीं चाहती। मैंने कहा मुझे जीना है, मैं नहीं मर सकती, मुझे मौत से डर लगता है। लेकिन कहते हैं कि मौत से डरना नहीं चाहिए, मगर इंसानी फितरत है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने बहुत हिम्मत रखी। मेरा इतना ब्लड लॉस हो चुका था कि मैं 1 हफ़्ता आईसीयू में एडमिट रही थी और डॉक्टर्स ने कहा था बस आप दुआ करें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। मेरे अब्बू के जो पेल्विक आपकी जो बोन होती है, उधर बाइक का हैंडल गिर गया था उनकी पूरा इस जगह पर, तो वो उस दर्द से बेहोश हो गए थे। उनकी हड्डी क्रॉस हो गई थी आपस में, ऊपर चढ़ गई। तो वो एक दर्द, वो एक अलग होता है। हर किसी की विल पावर इतनी नहीं होती, बस वो थोड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो थोड़ी नींद बेहोशी में थे। मैं पूरे होश में थी और मैं सिर्फ रो रही थी कि आप जल्दी करें, बस आप जल्दी करें। एम्बुलेंस वालों को बस अल्लाह ज़िंदगी दे के उस दिन जैसे तैसे हमें अब्बासी पहुँचाया। जब हम अब्बासी पहुँचे तो उन्होंने मेरे फादर को तो फर्स्ट एड दे दी। हमारे मुल्क का ये हाल है कि शायद अगर वो फादर से पहले मुझे फर्स्ट एड देते, वो ज़रूरी था, क्योंकि मैं ब्लीडिंग हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। फादर हड्डी का, फिर भी उनको ड्रिप भी लगा दी, उनको फर्स्ट एड भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और जब उन्होंने यूँ कपड़ा हटा के मुझे सिचुएशन देखी उन्होंने यूँ कपड़ा क्या स्टिचर को यूँ कर दिया और इसमें ब्लड जा रहा है। और मैं कितनी देर हो गई आपके? 2 घंटे तकरीबन, 1.5 से 2 घंटा गुजर चुका था इस बात को, क्योंकि हाईवे से अब्बासी पहुंचना, ट्रैफिक भी, और फिर आपको वहाँ भी तो टाइम चाहिए ना, इमरजेंसी में जी। तो मैं फिर रो रही थी, मैंने कहा अच्छा बस मुझे पानी पिला दो, क्योंकि चीख के रो के मेरी बिल्कुल हिम्मत टूट चुकी थी उस वक्त। तो इस दौरान आपके घर वालों से कांटेक्ट किस तरह हुआ? एम्बुलेंस वाले ने फ़ोन करा था। मेरे फादर थोड़े बहुत होश में थे, उन्होंने कहा फ़ोन करवा दो घर पे। तब उन्होंने मेरी अम्मी को फ़ोन किया घर पे।
सकता हूँ कि ये अपनी लाइफ जो है वो खुशी से गुजार सके। और फिर इसके बाद जर्नी स्टार्ट हुई, हॉस्पिटल्स के दरवाज़ों से घर, घर के दरवाजे से हॉस्पिटल। फिर कभी कुछ हो जाता था, कभी, क्योंकि वो एक छोटी बात नहीं थी, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, कभी इस हॉस्पिटल कभी उस हॉस्पिटल। तकरीबन 2 साल मेरी अम्मी ने हॉस्पिटल के चक्कर काटे मेरे साथ। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। उन्होंने 2 साल मेरे साथ चक्कर काटे। 6 महीने बाद कोई ऑपरेट, 3 महीने बाद कोई ऑपरेट, ग्राफ्टिंग एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। बस उन्होंने हिम्मत नहीं हारी कभी। 2 साल लगे। 2 साल लग गए। कितनी सर्जरी हुई? अनगिनत। मुझे नहीं पता, क्योंकि कभी कुछ हो जाता था, कभी इन्फेक्शन, कभी कुछ, तो छोटी छोटी बात पे ऑपरेट हो जाता था। और उसमें कितना ब्लड भी जा रहा हो? बहुत कुछ मैंने बर्दाश्त किया। इतना सब बर्दाश्त और इतने सब सिनेरियो से गुजरने के बाद इंसान की एक हद होती है बर्दाश्त करने की। और फिर लोग, सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोग हमें जीने नहीं देते। अगर आप, एक सिंपल सी बात ये है कि आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, आपका दिल भी नहीं करेगा कि आप किसी की शक्ल देखो। आपका दिल करेगा या तो आप जहर खा के मर जाओ, या तो बस आप चुप करके अपना अकेले रहो। लोगों का तो ये होता था, सब मुँह ही बना रहता है। कोई ये नहीं समझता था कि वो किस तकलीफ से गुजर रही है। कोई ये नहीं समझता था कि उसका इमोशन क्या है। मेंटली भी इतनी तकलीफ और फिजिकली तो है ही है, वो तो है। और इन सब जर्नीज के बाद हार्मोनल चेंजेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, और लोग हमारी सोसाइटी में साइकियाट्रिस्ट के पास जाना समझते हैं कि वो पागल है। मगर मेरी नज़र में ये है कि अगर कोई बंदा किसी वाक़ये से गुजरे तो उसको वो डॉक्टर ऐसे ही नहीं बना, आप उसको लेके जाओ, आप उसका माइंड सेट करवाओ। क्योंकि इंसान सुसाइडल हो जाता है इसके बाद। इंसान ही कहता है मुझे छोटी सी उसको तकलीफ आएगी, वो बोलेगा कि मैं पहले कैसा था, तो मैं बिल्कुल ठीक था। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ आपके अपने ही आपको पीछे कर देते हैं। मेंटल ट्रॉमा से निकलने के लिए तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। और आपके अपने ही आपको पीछे कर देते हैं कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम नहीं कर सकती। तो फील होती हैं चीज़ें कि यार, मैं एक छोटी सी बात ले लें, हमारा पूरा फैमिली सर्कल एक टूर पे जा रहा है, पहाड़ों पे जा रहा है, मैं पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकती। तो मुझे दुख होता है कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझसे कभी किसी ने नहीं बोला कि तुम हमारा हाथ पकड़ो और हम करवाएंगे। सबको शायद बोझ लगता हो, लेकिन मैं बोलूँगी मेरे हस्बैंड, वो कहते हैं कि ज़मीन के नीचे जाना है या बादल के ऊपर, मेरा हाथ पकड़ो और चलो। वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग है कि अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होती आज। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं दुनिया को ये बता सकूँ कि मैं क्या फेस कर रही हूँ, मैं क्या फेस करती हूँ और मैंने क्या फेस किया है। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी सबको कि बड़े से बड़ी चीज़, वक्त जैसा भी हो वो गुजर जाता है। वक्त एक ऐसी चीज़ है, वक्त एक ऐसा मरहम है जो कोई दवा नहीं है। हम ये सोचते ना ये वक्त नहीं गुजरेगा, ये गुजर जाता है। और आज जब मैं उस चीज़ को सोचती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैंने क्या क्या सोचा था, मैं अपने अल्लाह से कितनी नाउम्मीद हो गई थी। लेकिन अगर मेरे अल्लाह ने मुझसे एक चीज़ ली तो उसके दुनिया रिस्पेक्ट करती है। 100% में से 90% लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ 10% लोग ऐसे होते हैं जो आपको मजबूर कर देते हैं यार आप मर जाओ, आप जिंदा नहीं हो, आप जिंदा मत रहो, आपकी सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। किस तरह की बातें करते? घटिया लोग बहुत मिले मुझे अपनी लाइफ में। फॉर एग्जांपल, फैमिली में थे या फ्रेंड सर्कल? मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा है तारीफ़ के काबिल। मैं बोलती हूँ, अगर मेरे हस्बैंड से पहले अगर मुझे कोई खड़ा करने वाला था वो मेरे दोस्त थे। मेरे अम्मी अब्बू, मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त। ये लोग नहीं होते ना तो बस शायद मैं आज यहाँ ना होती। बहुत बड़ा, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में थी मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी फैमिली के लिए तरसते थे। और मैं कहती हूँ कि ये भी एक नेमत है। फैमिलीज़ नहीं रखती हैं ऐसे लोगों को आगे अपने साथ, शर्म फील करती हैं फैमिलीज़। मगर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे, क्योंकि प्रोस्थेटिक तो मुझे बाद में मिली, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे व्हीलचेयर पे लेकर मुझे रेस्टोरेंट्स में गए हैं वो, और उन्होंने बोला कि हमें शर्म नहीं आती, तुम हमारी दोस्त हो।
और वो सबसे ऊपर रखते हैं मुझे, हर दोस्त, कि बस जो ये बोलेगी वही होगा। तो मैं इस चीज़ में बहुत ब्लेस्ड हूँ। मगर हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ख्याल नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन। मैं होम सर्विस पे भी मैंने काम किया, क्योंकि अब दुनिया इतनी फास्ट हो गई है कि लोग ये चाहते हैं कि हमारा हर काम घर बैठे हो जाए। सही। ठीक है, लोग जाना प्रेफर नहीं करते, उनके बच्चे हैं, उनके इश्यूज़ हैं। मैंने अपनी होम सर्विस, मुझे अपना प्रोफेशन पीछे करना पड़ा बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारी सोसाइटी के मर्द, औरतें भी कम नहीं हैं, औरतें हमें ब्लेम करती हैं कंप्लेन करने पर कि आपने ही कुछ किया होगा, आपने ही कुछ गलत किया होगा, या आपने ही कोई सिग्नल दिया होगा जो उसने ऐसा किया। क्या किया? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वाक़या है, मैं एक फैमिली में गई मेकअप करने, तो जिस दिन मैं वापस आई मेकअप करके, मुझे एक मैसेज आया नॉन नंबर से कि हे, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं थोड़ा सरप्राइज हो गई इस बात पे कि यार व्हाट नॉनसेंस, ये क्या है। लोग, मैं आपको बता नहीं सकती बस यहाँ सुन लो कि उसने मुझसे कितनी घटिया बातें करी कि मुझे मजबूरन एक ये प्रोफेशन का होम सर्विस ख़त्म करना पड़ा। और सैलून्स की हद तक तो ठीक है, या मेरे स्पेस पर आओ, मेरे स्टूडियो पर आओ, मेरी स्पेस पर आओ, मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं किसी के, क्योंकि हमें आगे बढ़ने दिया नहीं जाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सर पे हाथ रख के बोलते हैं कि बेटा तुम खुश रहो और तुम ऐसे ही मेहनत करो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस चाहते हैं कि हम फ़ायदा उठा लें। एक डिसेबल पर्सन को भी दुनिया नहीं छोड़ती। इतनी इंसानियत भी लोगों से ख़त्म हो चुकी है। औरतें हंसती हैं देखकर, सपोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती कहीं पर भी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप बोलो कि यार बस मैं आपको बयान नहीं कर सकती, वो इतनी मोहब्बत, इतना खुलूस और इतना प्यार देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद साथ बिठाने से भी बोलेंगे कि यार हमारा काम की नहीं है, ये हमारे काम की नहीं है, क्योंकि वो समझते ही नहीं है हमें किसी काम का। अच्छा, 2 साल का जब ये अरसा गुजरा तो फिर आपकी एजुकेशन भी ज़ाहिर है? जी, एजुकेशन बहुत मुतासिर हुई, हुई। क्योंकि जब मेरे पेपर्स वगैरह होते थे, मेरा ऑपरेट हुआ होता था, और उसकी वजह से मेरी जो एक स्टडी लाइन चल रही थी वो डिस्टर्ब हुई, और फिर वो इंटर के बाद रुक गई। मैं कंटिन्यू नहीं कर सकी, क्योंकि यूनिवर्सिटी जाना आना मैं थक जाती हूँ, मैं नहीं कर सकती इतना। लेकिन मैं इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी, और मैं करूँगी, क्योंकि इंसान को आगे बढ़ना चाहिए हर सूरत। तो फिर क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? इंटरमीडिएट। अच्छा जी, लेकिन मैं आगे ज़रूर चाहूँगी कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आगे पढ़ूँ। अच्छा, तो हम मेकअप आर्टिस्ट ये कहाँ से, किस तरह से स्टार्ट किया? ये इस तरह से स्टार्ट किया कि जब 2016 की बात है, 2016 की, तो मैंने सातकैन पब्लिक स्कूल में एज अ नर्सरी टीचर की जॉब करी। उस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि ये काम भी मैं कर सकती हूँ। लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, ज़ाहिर इंसान बेड पर 1 साल मैंने तकरीबन बेड रेस्ट पे गुजारा, बैठे बैठे गुजारा, ना कहीं जा सकती थी ना कहीं आ सकती थी, घर पे रहती थी। क्या करूँ, कुछ भी नहीं कर सकती। तो मैंने मेकअप का इस्तेमाल अपने फेस पर शुरू करा, लुक्स क्रिएट करना शुरू करे, और फिर मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि यार तुम्हारे हाथ में तो टैलेंट है, तुम्हें इस चीज़ को लेके आगे बढ़ना चाहिए। फिर मेरा इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ। ड्राइंग्स में तो मुझे शुरू से इंटरेस्ट था, फिर मैंने इस चीज़ में अपना इंटरेस्ट डेवलप किया। मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट करी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी, मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट करी, और अब मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं क्योंकि अपना टैलेंट ज़ाया मत करो, आगे बढ़ो, और आपको अपना एक नाम बनाओ, अपनी एक पहचान बनाओ, और दुनिया को बताओ कि अगर कोई पर्सन डिसेबिलिटी से गुज़र रहा है तो वो किसी से पीछे नहीं है, वो आगे है, वो आगे बढ़ सकता है, उसका एक नाम है। तो कहाँ से सीखा फिर मेकअप आपने? सेल्फ थॉट अपने फेस पे कर करके, अपने घर वालों के फेस पे कर करके सीखा, वीडियोस से। जी, वीडियोस से, टिप्स एंड ऑल। और फिर लोगों ने मुझे बहुत इनकरेज करा कि यार आपका काम बहुत ज़बरदस्त है। फिर आपको लोग अपॉइंट करने लगे? जी, अपॉइंट करने लगे। उस अपॉइंट जर्नी में एक न्यू जर्नी थी कि अच्छे बुरे हर किस्म के लोग मिले। ऐसे लोग मिले कि जिनको मिलके इंसान दिल खुश हो जाता था, और ऐसे भी लोग मिलते थे कि खड़े खड़े आँख में आंसू आ जाते थे कि ये हमें कुछ नहीं समझते। अच्छा, तो हाँ, शादी का सिलसिला जो होता है ना हमारे यहाँ, ये ख़वातीन या किसी भी घर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है।
कि बेटी है या बेटा है तो शादी, तो जब आपका ये सब कुछ हुआ, इतना बड़ा हादसा, तो फिर शादी का सिलसिला किस तरह से चला? शादी का सिलसिला इस तरह से चला, मुझे पर्सनली बचपन से शादी करने का बहुत शौक था। बस वो कहते हैं ना, दुल्हन बनने का शौक था, बस दुल्हन बनना है। तो इन पढ़ाई में मुझे शुरू से कोई इतना ख़ास इंटरेस्ट नहीं था। मैं बेसिकली स्पोर्ट्स टाइप की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन रहना पसंद करती थी, घुलना मिलना, सोशल नेचर बहुत ज़्यादा थी। फिर ये सब हादसा हो गया तो लोगों ने ये भी कहा, ये भी सुनने को मिला, अब इससे शादी कौन करेगा, ये तो कॉमन है, क्योंकि एक नॉर्मल लड़की में इतने नुक्स निकाल देते हैं, काली गोरी मोटी पतली, लंबी है छोटी है, फिर उसके नकूश पे भी बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तब इससे शादी कौन करेगा, एक सवाल था। और ये मेरी अम्मी के लिए मेन डिप्रेशन था कि इससे शादी कौन, क्योंकि माँ को ज़्यादा फिक्र होती है, और उस वक्त शायद क्योंकि एज बहुत कम थी तो मैंने इस चीज़ को फील ही नहीं किया था उस वक्त तक कि इससे शादी कौन करेगा। लेकिन बस वो कहते हैं ना कि हम बेहतर करते हैं और अल्लाह बेहतरीन से नवाज़ देता है, हम चाहत बेहतर की करते हैं और फिर अल्लाह ने मुझे ऐसे बेहतरीन से नवाजा कि लोग मिसाल देते हैं कि हाँ, अगर हमारी बेटी को शौहर मिले तो ज़ुहा के शौहर जैसा। कैसे मिले आपके शौहर आपसे? मेरे शौहर मुझे ऐसे मिले कि हम लोग स्कूल में साथ पढ़ते थे, मगर हमने कभी एक दूसरे को देखा नहीं था, बस सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स सर्कल, बातें एंड ऑल। बस फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आप मुझे अच्छी लगती हैं, जहाँ से शादी करनी है। मैंने कहा क्योंकि मैं ये समझती हूँ, मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे हमदर्दी कर रहे हैं, क्योंकि उस जिस फेस में मैं उस वक्त थी तो मुझे यही लगता था कि जो शख्स प्यार से बात करता है वो हमदर्दी करता है, उसका वो कोई प्यार नहीं है, उसकी हमदर्दी है। तो मुझे लगा ये भी हमदर्दी है, टाइमली है, जब इमोशन सही हो जाएंगे तो चले जाएंगे, इमोशनल अटैचमेंट है, सही हो जाएगा। मगर वो सीरियस थे, उन्होंने अपने घर वालों को भेजा, उनके घर वालों ने एक्सेप्ट भी करा। माशाल्लाह उनकी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है उनकी फैमिली, पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, खासकर मेरे सासू से बहुत अच्छे, बेटियों की तरह प्यार करते हैं और कभी फील भी नहीं होने दिया कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। बहुत सपोर्ट करते हैं, सबसे आगे रखते हैं, सब तो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, छोटी भी हूँ तो इस वजह से भी ज़्यादा करते हैं। एहसास नहीं होने दिया उन्होंने? नहीं, कभी नहीं होने दिया, कभी नहीं, और हमेशा सराहा कि तुम मजबूत हो और तुम मजबूत बनो। अच्छा ज़ुहा, इतनी सब कुछ तकलीफ़ें झेलने के बाद, मतलब जिस्मानी भी तकलीफ़, जहनी तकलीफ़, फिर सराउंडिंग की बातें, इन सब प्रेशर्स के बाद आपने अपने आप को खड़ा कैसे किया? इसकी भी एक स्टोरी है कि मैं अपने फादर से इंस्पायर, बेसिकली आई हैव अ स्टेप फादर, मगर शायद ये मेरी गलती है कि मैं उनको स्टेप फादर कहती हूँ। मैं अपने बायोलॉजिकल फादर को शायद थोड़ा सा पीछे, और जिन्होंने, क्योंकि वो कहते हैं ना पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है, तो उन्होंने हमें पाला है। तो मेरी नज़र में अगर दुनिया मेरे फादर के साथ गलत करेगी तो मैं उससे कभी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मेरे फादर के लिए, जो मेरे फादर हैं अभी। और अगर जहाँ तक मेरे उठने की बात है, उसकी इंस्पिरेशन मैंने अपने बायोलॉजिकल फादर से ली, बिकॉज़ उनके साथ भी लाइफ में एक ऐसा वाक़या हुआ था जिसमें उनको भी यही सब फेस करना पड़ा था, एम्पुटेशन, डिसेबिलिटी। तो लोग उनकी ना मिसालें देते थे कि रेहान जैसा कोई नहीं है, उसने एक टांग पर खड़े होके ना अपनी ज़िंदगी को फतह किया। क्या चीज़ थी जो उसके पास नहीं थी, उसके क्या ठाठ थे उसके जो उसने अपनी फैमिली को दिए। तो जब मेरे घर में ही एक मोटिवेशन मौजूद थी, और मुझे खुशी तब होती है जब लोग ये कहते हैं कि ये रेहान की बेटी है, रेहान मजबूत था तो इसकी बेटी मजबूत है। तो ये चीज़, एक लव, रेहान की बेटी, इसने मुझे इधर से इधर पहुंचा दिया और कहा, मेरे ख्वाब में मेरे अब्बू आए और उन्होंने मुझसे बोला टूटना नहीं है, जब मैंने ज़िंदगी को नहीं खोया तो तुम भी नहीं खोगी। मेरी पप्पो ने मुझे बताया कि मेरे फादर
ना कोई नहीं तोड़ सकता। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue. और मैं अब मेरी ज़िंदगी में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि जिनको खोने के डर से मैं सोच भी नहीं सकती, मेरा तसव्वुर भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये नहीं तो मैं नहीं, इनके वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। ये वो हाथ हैं जब इन समय टूटना लगती हूँ, ये हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं नहीं, खड़े रहो, दुनिया देखो। और बस अब आप आज देखें कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, कुछ घर वालों की, कुछ दोस्तों की सपोर्ट, और मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं रुकना नहीं चाहती। बाकी ये तो अल्लाह को पता है कि अगला पल उसने क्या सोचा है हमारे लिए, लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि एक कामयाब कल देखूँ और मज़ीद ज़िंदगी कामयाब बनाऊँ और अपनी एक पहचान बनाऊँ, अपनी एक कम्युनिटी बनाऊँ कि जो कमज़ोर है वो किसी से कम नहीं, हम मजबूत हैं।